नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग दो चीज़ों की, हम कॉलेज की बात भी करेंगे, हम आपके इंटरव्यू की बात भी करेंगे। ठीक है, एक डाइंग डिक्लेरेशन टॉपिक है, कभी आपने सुना होगा इसके बारे में। इसको बोलते हैं मृत्युकालीन कथन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मृत्युकालीन कथन। इंग्लिश में बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन। ये एक अच्छा टॉपिक है, डाइंग डिक्लेरेशन बहुत से जगह पे आता है। ये हमें दिखने को कहाँ मिलता है? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 32 क्लोज 1 में। जबकि कई बार बच्चे जो है सेक्शन 32 को डाइंग डिक्लेरेशन कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरा सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, ओनली 32 का क्लोज 1 है वो जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। वैसे तो इस वीडियो को मैं लेके आई थी इस इंटेंशन के साथ कि मैं डिफरेंसेस बताऊंगी फॉर द पर्पस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इन इंग्लैंड लॉ फॉर द पर्पस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन जब मैं आ गई तो अब इसको मैं पूरा ही बताऊंगी जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, इवन तो आपके इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये आपके क्लियर करेगा। तो आइए सबसे पहले ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है सीधा सीधा बताऊं तो डाइंग डिक्लेरेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है, जो भी 32 क्लोज 1 में है। और डाइंग डिक्लेरेशन जो पर्सन करता है वो उसकी डेथ से रिलेटेड होता है। तो क्या कहा? डाइंग डिक्लेरेशन करने वाले की डेथ से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, यानी आप जो कह रहे हो और कह के मर जाते हो वो आपकी डेथ से रिलेटेड है। जैसे मुझे राम ने मारा, खत्म। या बर्निंग केस आता है, हॉस्पिटल के अंदर जली हुई महिला होती है और मरते हुए कहती मुझे मेरे सास ससुर ने मारा है, खत्म। दैट इज ए कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। यानी ऐसी बात जो आपकी डेथ से रिलेटेड होती है वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। मरता हुआ व्यक्ति जो कहता है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। तो डाइंग डिक्लेरेशन की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर देखनी तो कहां पढ़ते हैं अपन? पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसके लिए फेमस केस है। हालांकि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस हमें कन्फेशन में भी देखने को मिलता है। कहां पढ़ते हैं इसको अपन? कन्फेशन में भी पढ़ते हैं। और कन्फेशन कहां पढ़ते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 से 30। क्योंकि कन्फेशन को भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं समस्वीकृति। कैसे स्वीकृति? समस्वीकृति। तो ये जो कन्फेशन है ना बेटा, इसको भी कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, और ना डाइंग डिक्लेरेशन गए, तो दोनों को ही हम देखने को मिलता है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में। क्लियर? तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में कहा था कि स्वामी की पत्नी ने बहरमपुर बुलाया है पैसे लेने के लिए। उसके बाद वो जो पर्सन था उसकी हमें डेड बॉडी, यानी पाकला नारायण की जो है डेड बॉडी मिली हमें डायरेक्ट। तो उसमें क्या हुआ? पत्नी को कह के गया कि मुझे मेरी स्वामी की वाइफ ने पैसा लेने के लिए बुलाया, और उसके बाद वापस वो आए ही नहीं। तो ये जो बात थी कि स्वामी की पत्नी ने बहरमपुर बुलाया है पैसे लेने के लिए, दिस इज ए डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे आज इन डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कि डाइंग डिक्लेरेशन कौन से मैटर्स में होती है, डाइंग डिक्लेरेशन किसके द्वारा लिखी जानी चाहिए, डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन कौन से मैटर में, कौन से मैटर में। तो आप कहेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में अप्लाई होती है। सिविल और क्रिमिनल, क्रिमिनल तो सिंपल मरते हुए का, सिविल में यदि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के एवज में आपकी डेथ होती है तो सिविल मैटर में भी डाइंग डिक्लेरेशन अप्लाई हो सकती है। ठीक है, सेकंड आता है किसके सामने, किसके सामने होती है डाइंग डिक्लेरेशन? किसी भी पर्सन के सामने, किसी भी पर्सन के सामने, यानी डॉक्टर के सामने भी हो सकती हैं, पुलिस के सामने भी हो सकती हैं, पड़ोसी के सामने हो सकती है, रिलेटिव के सामने हो सकती हैं, इवन दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी हो सकती है। तो डाइंग डिक्लेरेशन तो क्योंकि मरता हो तो कह के मर जाएगा ना, किसी को भी कह के जा सकता है। तो क्या किसी को भी कह के जाने पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो आता है तीसरा सवाल, डाइंग डिक्लेरेशन, डीडी, इसको डीडी बोलते हैं, सॉरी डीडी, डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंटरी वैल्यू क्या होता है? तो ये कहते हैं कि जनरली जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर डाइंग डिक्लेरेशन की जाती है तो स्ट्रेंथ एविडेंस होता है ना, और उसके आधार पर हम कन्विक्शन भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहते हैं तो उस डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्शन भी हो सकता है।
बट अदर देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो थोड़ी वीक होती हैं, हमें दूसरे विटनेसेस से भी बात करनी पड़ती है ना। जैसे कि डाइंड डिक्लेरेशन डॉक्टर से की तो हम मानेंगे, पर दूसरे एविडेंस लेंगे, क्या पता डॉक्टर झूठ बोल जाए। लेकिन जब डॉक्टर से भी वही बात कही, पुलिस से भी वही बात कही, रिश्तेदारों से भी वही बात कही, पड़ोसी से वही बात कही, है ना, 5-6 जनों से कही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अदर 5-6 जनों को कहा और देन उसकी डेथ हो जाती है, तो डाइंड डिक्लेरेशन एविडेंट्री वैल्यू माना जाएगा और उसके बिहाफ पे कन्विक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है नंबर 4 कहता है डाइंड डिक्लेरेशन जो है करते समय क्या डेथ की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, डेथ की आशंका होनी चाहिए, नो। क्या कहा, डाइंड डिक्लेरेशन करते हुए इंसान को अपने डेथ के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इसीलिए सुसाइड नोट लिखकर अगर जाते हैं तो उस सुसाइड नोट में हम जितने भी लोगों का नाम लिखते हैं उन लोगों को पनिशेबल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं मरने वाला हूं तो एक लाइन है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेके के डूबेंगे। इसलिए आप देखना कि सुसाइड नोट में जब भी कभी किसी का नाम लेके मरते हैं तो उसको मानते ही डाइंड डिक्लेरेशन है, बट केवल उस सुसाइड नोट के आधार पर हम किसी को पनिश नहीं करते जब तक कि हम दूसरे कोरोबरेटिव एविडेंस ना ले लें। क्योंकि तो फिक्स है कि मैं तो मर ही रहा हूं, तुम्हें क्यों छोड़ूं, तुम्हें भी फंसा के जाऊंगा, लंबी चौड़ी लिस्ट बना के जाऊंगा मैं, इतने सारे लोगों के नाम डाल के जाऊंगा मैं, है ना। तो इसलिए क्या कहा कि डाइंड डिक्लेरेशन करते समय आपको डेथ की आशंका नहीं होनी चाहिए। फिर डाइंड डिक्लेरेशन को हम एडमिसिबल क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुसाइड नोट को थोड़ा सा डाउट में रखा गया है ना। फिर आता है आपके पास डाइंड डिक्लेरेशन करने के बाद डेथ होना जरूरी है। डाइंड डीडी करने के बाद डेथ होना जरूरी है। डेथ होगी तभी तो 32 क्लोज 1 में आएगा, क्योंकि यदि डाइंड डिक्लेरेशन करने के बाद आप जिंदा बच जाते हो, डेथ नहीं होती है, डीडी करने के बाद डेथ नहीं होती है, तो दैट इज नॉट ए डाइंड डिक्लेरेशन। सेक्शन 157 में कोरोबरेटिव एविडेंस बन जाता है, संपोषक साक्ष्य। यदि डाइंड डिक्लेरेशन करने के बाद डेथ नहीं होती है तो वो एविडेंस तो रहेगा, बट वो कोरोबरेटिव एविडेंस बन जाता है, संपोषक साक्ष्य बन जाता है। अब उसके लिए हमें दूसरे एविडेंस लेने की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आता है डाइंड डिक्लेरेशन कैसे लिखी जाती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। डीडी कैसे लिखी जाएगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। यानी यदि मजिस्ट्रेट डीडी लिखता है तो मजिस्ट्रेट क्वेश्चन करेगा, वो आंसर देगी, क्योंकि कई बार वो बोल नहीं पाएगी ना बेटा। आप सोचो इसकी ऐसी हालत कि गले में जहर आ गया, वो सिर्फ इशारे करेगी, तुम्हें किसने मारा, वो पलकों से इशारे करेगी या गर्दन हिलाएगी, अब वो पूरा तो कैसे बोलेगी, आप खुद सोचो ना। तो कैसे लिखा जाएगा डाइंड डिक्लेरेशन, डाइंड डिक्लेरेशन जो है वो हमेशा जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब मेरा एक सवाल है बातों में आया, डाइंड डिक्लेरेशन किसकी वैलिड होती है, मेल की या फीमेल की? मेल या फीमेल है, दोनों की भाई। क्योंकि हमेशा करे क्या, जब भी डाइंड डिक्लेरेशन पढ़ते ना बेटा, बुरा मत मानिएगा, हमारे आंखों के सामने आता है एक महिला जली हुई है हॉस्पिटल में और मजिस्ट्रेट को डाइंड डिक्लेरेशन कर रही है, क्योंकि 99.99 केसेस में महिलाओं को ही जलाया जाता है। और डाइंड डिक्लेरेशन का वर्ड भी हमारे पास हमेशा बर्निंग केस का ही आता है। जब आप कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े फर्स्ट क्लास के, और इतने में आते पुलिस वाले के साथ, जल्दी चलिए एक बर्निंग केस आया हुआ हॉस्पिटल में, और जज साहब वहाँ से उठ के जाते हैं लिखने के लिए, आप भी कहीं बताइए क्या वक्त सर डीडी लिखने गए, तो 99.99 केसेस में महिलाओं को ही जला के मारा जाता है। अगर थोड़ी सी माचिस से जल जाए या रोटी बनाते तवे से चिपक जाए, हम ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं, सहन नहीं होता है। आप सोचिए जला दिया जाता है, कितना खतरनाक होगा हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, है ना। ठीक वैसे कई बार रोह कांप उठती है जब निर्भया कांड को सोचते हैं तो, कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या संसार है, कुछ समझ ही नहीं आता है। चलिए मुद्दा चेंज कर दें, हम वापस आते हैं। हाँ जी, तो डाइंड डिक्लेरेशन, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो बड़ी अभी थोड़ी हंसी की बात करते हैं ना, इधर देखो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, रेड विजिबल है, हाँ है ना। मैं हमेशा हंसती हूँ, आपको पता है पिछले कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी, अभी ये वाला बोर्ड ले लिया। तो जूम पे लाइव क्लासेस चलती है क्लासरूम में, तो ऐसे ऐसे पढ़ाती हूँ, घूमती हूँ, तो मेरे बाल इससे टच हो जाते हैं। तो हमने कहा हम टेक्नोलॉजी वालों से कहेंगे
कि सिर्फ पुरुष ही नहीं पढ़ाते, महिलाएं भी पढ़ाती है। पुरुषों के बाल तो यहीं तक होते हैं, वो तो बोर्ड से टच नहीं होते हैं, तो ऐसे सब कुछ नहीं होता है। हमारे तो होते हैं ना, तो वो जो ये उनकी ये कल्पना होती है कि महिलाएं नहीं पढ़ा सकती, ऐसा नहीं है भैया, हम भी पढ़ा सकती है। तो फिर वो उम्मीद करते हैं कि भाई थोड़ा सा जुड्डे वुड्डे बना के पढ़ाओ, है ना। तो ये मैं रोज हंसती हूँ कि भैया टेक्नोलॉजी वाले से कहेंगे कि सिर्फ पुरुष ही नहीं पढ़ाते हैं, महिलाएं भी पढ़ाती हैं। तो अपने प्लीज बोर्ड को हेयर फ्री कीजिए। हमारे टच होते सब ये तो खुद से बन जाता कुछ ना कुछ। चलिए, तो थोड़ा गमीन था, वापस आ जाता। ठीक है, चलिए। तो डाइन डिक्लेरेशन डेथ होनी जरूरी है। डेथ करने के डाइन डीडी करने के बाद डेथ हो जाती है तो डाइन डिक्लेरेशन है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी जानी है। ठीक है, तो ये डाइन डिक्लेरेशन के में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि सिविल क्रिमिनल दोनों में अप्लाई होती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी जाती है। डाइन डिक्लेरेशन किसी से भी की जा सकती है, बट हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होते तो क्रेडिबिलिटी मानी जाती है। और डाइन डिक्लेरेशन में क्रेडिबिलिटी होती है तो डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या डाइन डिक्लेरेशन डीडी के बिहाफ पर, डाइन डिक्लेरेशन डीडी के बिहाफ पर कन्विक्शन किया जा सकता है? आप कहेंगे यस, यदि क्रेडिबिलिटी दिखाई देती है, यदि विश्वसनीयता दिखाई देती है, विश्वसनीयता दिखाई देती है, तो क्या कर सकते हैं? डाइन डिक्लेरेशन के बिहाफ पर जो है पनिश भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या एफआईआर एक डाइन डिक्लेरेशन हो सकती है? एफआईआर डाइन डिक्लेरेशन हो सकती है? देखिए यस, प्री का क्वेश्चन है कि एफआईआर एक डाइन डिक्लेरेशन हो सकती है। केस का नाम लिखेंगे धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। केस का नाम लिखेंगे धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 सुप्रीम कोर्ट। 2008 सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? एफआईआर एक डाइन डिक्लेरेशन हो सकती है। एक आदमी जबकि एफआईआर दर्ज कराता है कि साहब मेरी जान को खतरा है और मुझे राम, श्याम और मोहन पे डाउट है, और थोड़ी देर बाद या घंटे भर बाद, 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो ये माना जाता है कि उसने जो कुछ कहा वो सही है। तो लिखिए यस, प्री का क्वेश्चन है, डाइन एफआईआर भी डाइन डिक्लेरेशन हो सकती है। एफआईआर भी डाइन डिक्लेरेशन हो सकती है। केस का नाम है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008। एक और केस लिखिए के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसी में एक और केस लिखेंगे, इसी में एक और केस लिखेंगे के रामचंद्र वर्सेस के रामचंद्र रेड्डी, रेड्डी भी लिख देना, के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1973, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1973 सुप्रीम कोर्ट। 1973 सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी यही कहा, इस केस में भी यही कहा कि एफआईआर डाइन डिक्लेरेशन हो सकती है। उसके बाद एक फेमस केस है, आप सबको पता है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये आप सबको पता है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। हालांकि केस बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है आपको। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885, इसमें कहा हाथ के इशारों से भी डाइन डिक्लेरेशन की जा सकती है, हाथ के इशारों से भी डाइन डिक्लेरेशन की जा सकती है। तो पहला आपके पास है धर्मपाल, दूसरा है के रामचंद्रन रेड्डी और तीसरा आता है आपके पास क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। अब आप कहेंगे मैडम एग्जाम के लिए केस ऐसे कैसे याद करें? रिपीट 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 करते जाए, खुद ही याद हो जाएगा। पहला केस लिखा था पाकलैंड एंड स्वामी वर्सेस एम्परर। एम्परर यानी गवर्नमेंट, पहले जो गवर्नमेंट थी या तो क्वीन के नाम से जानते थे या एम्परर के नाम से। अभी हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ गुजरात। तो पहले या तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला या एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। तो जो हमारे राष्ट्र क्वीन करती थी और क्वीन को एम्परर बोला करते थे। उसके बाद आपके पास आता है अगला केस लिखेंगे खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जो भी मैंने कहा ना कि डॉक्टर्स को कर सकते हैं, पड़ोसियों को कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं, रिश्तेदारों को कर सकते हैं, तो इस केस में यही बताया गया। खुशहाल राव फेमस केस है, लिखिए खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा कि अदर देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यदि आप डॉक्टर से भी डाइन डिक्लेरेशन करते हैं या फिर पड़ोसी से भी करते हैं, रिश्तेदार से भी करते हैं, है ना, और जिन चारों की बातें सेम है, 5, 6, 7 जितने लोगों को आपने कहा सबको एक ही बात आपने बताई, तो उनके बिहाफ पर भी डाइन डिक्लेरेशन को एडमिसिबल माना जाएगा, एविडेंस में कन्विक्शन किया जा सकता है। तो जनरल रूल क्या कहता है
कि मजिस्ट्रेट को करेंगे तभी कन्विक्शन होगा, लेकिन इस केस में कहा है कि अगर आप मोर देन 1 पर्सन को कहते हो और सेम बात कहते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है और वो उसमें क्रेडिबिलिटी होती है, उसमें विश्वसनीयता होती है, तो अदर देन मजिस्ट्रेट को किए गए डाइंट डिक्लेरेशन पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है, दोष सिद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका फेमस केस है। अब अगला सवाल है कि अगर डाइंट डिक्लेरेशन में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो क्या वो एविडेंस में एडमिसिबल होगी। देखिए, डाइंट डिक्लेरेशन में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास होता है, तो क्या वो एविडेंस में एडमिसिबल होगी। लिखिए नो। केस का नाम लिखिए, ये भी फेमस केस है, रशीद बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। रशीद बेगम वर्सेस एमपी, रशीद बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा कि यदि राम को कुछ और कहा, श्याम को कुछ और कहा, मोहन को कुछ और कहा, सीता को कुछ और कहा, राधा को कुछ और कहा, जहाँ अलग अलग कहा गया है, तो वहाँ डाइंट डिक्लेरेशन के आधार पर हम कन्विक्शन नहीं करेंगे, चाहे कहने वाला मर गया हो, हम दूसरे एविडेंस जरूर देखेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर होता है डाइंट डिक्लेरेशन में तो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगी, एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगी। फिर आता है डाइंट डिक्लेरेशन को एविडेंस में एडमिसिबल करने के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो लिखिए, डाइंट डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करने के लिए, एडमिसिबल करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स, देखिए मैं बोर्ड पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ पर बोल पूरा रही हूँ मैं ना। डीडी को एडमिसिबल करने के लिए कौन सी चाहिए, पहला लिखिए क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, तो पहला होना चाहिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, और दूसरा कहता है आपके पास ट्रू, सत्य होना चाहिए, वो बात जो हो रही है ट्रू होनी चाहिए। और ये दोनों बातें कौन से केस में कही गई, लिखो कूसा वर्सेस उड़ीसा, मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, कूसा उड़ीसा, कूसा वर्सेस ओडिशा 1980 सुप्रीम कोर्ट, 1980 सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ डाइंट डिक्लेरेशन की बातें थी जो आपके इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि एफआईआर डाइंट डिक्लेरेशन हो सकती है कि नहीं, डाइंट डिक्लेरेशन सिविल मैटर में होती है कि क्रिमिनल मैटर में होती है, डाइंट डिक्लेरेशन के बाद बंदा मर जाता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 157 में कोरोबरेटिव एविडेंस बन जाता है। अब उसको एडमिसिबल करने के लिए हमें दूसरे एविडेंस लेने पड़ते हैं। अब जो मैं आज का टॉपिक जो था मेरा बनाने का वो ये था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ अबाउट डाइंट डिक्लेरेशन। आइए, फर्स्ट इंडियन लॉ कहता है कि जब आप डाइंट डिक्लेरेशन कर रहे हो तो आपके मन में कहीं पर भी ये शंका, आशंका नहीं होनी चाहिए कि मरने वाला हूं, यानी डेथ का खतरा नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें डेथ होने का खतरा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है डाइंट डिक्लेरेशन करने के बाद इंडिया लॉ में कहता है डेथ होना आवश्यक है, इसमें डेथ होना आवश्यक नहीं, इंग्लिश लॉ में डेथ होना आवश्यक नहीं। इंडिया में तो मरेगा तभी तो डाइंट डिक्लेरेशन है, जिंदा रहेगा तो कोरोबरेशन है। फिर कहता है यदि इंडियन लॉ में वो डेथ नहीं होती है तो डाइंट डिक्लेरेशन नहीं है, डेथ ना होने पर डीडी नहीं है, ये डेथ ना होने पर भी डीडी मानी जाएगी। फिर आता है इंडिया लॉ के अंदर क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर में डाइंट डिक्लेरेशन मानी जाती है, जबकि इंग्लिश लॉ में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर में डाइंट डिक्लेरेशन मानी जाएगी, सिर्फ क्रिमिनल मैटर में। ठीक है, इंडिया के अंदर कोई भी क्रिमिनल मैटर हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल मैटर हो सकता है जिसमें डीडी हो सकती है, जबकि इंग्लिश लॉ में मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड, हत्या या आपराधिक मानववध होने पर ही डाइंट डिक्लेरेशन मानी जाएगी, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए। जबकि इंडिया में किसी भी मैटर के लिए डाइंट डिक्लेरेशन हो सकती है, क्रिमिनल मैटर होना चाहिए, क्योंकि तो सिविल क्रिमिनल दोनों के लिए हो सकता है। तो ये इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंसेस जो है वो अपने कॉलेज वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और बाकी जिससे पहले हमने चर्चा की थी सारे वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा लेक्चर था डाइंड डिक्लेरेशन क्या है, कब है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कब एडमिशेबल होती है, कब एडमिशेबल नहीं होती है, तो उसको जरूर पढ़ेगा। इसके अलावा और भी टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ है वो भी पढ़ेगा। और बहुत सारे केसेस हैं जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं या क्लासरूम जो हमारा होता है फाउंडेशन बैच में, ये तो बहुत मैंने से वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना लीडिंग जजमेंट जो मैंने वो लिखा है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं जो हम लिखते हैं डाइंड डिक्लेरेशन के ऊपर, तो वो क्लासरूम में हम लोग इससे भी ज़्यादा लिखाते हैं क्योंकि सारी जुडिशरी के पैटर्न चेंज हो गए हैं। तो इसलिए हम केस लॉज को भी हम हर सेक्शन में जितने ज़्यादा बनते हो लिखाते हैं ताकि आपका कोई भी सवाल गलती से भी गलत ना हो। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। ध्यान से दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।